हेलो एंड वेलकम टू केजी क्लब एजुकेशन। आज हम लोग ए एन सी 01 के यूनिट 2 को सॉरी 01 के यूनिट 2 को देखने वाले हैं। जैसा हम आप सब जान रहे हैं कि हम लोग ए एन सी 1 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। एग्ज़ाम के काफ़ी कम समय बचे हैं, इसलिए हम लोग इसे जल्दी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल हमने कल हमने यूनिट 1 पढ़ा था, यूनिट 1। और यूनिट 1 में हमने पढ़ा था फूड और उससे मिलने वाले न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन से हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट मिलता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, वो कल हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता, बहुत कम बनता है। तो आज हम लोग यूनिट 2 को पढ़ेंगे। यूनिट 2 और यूनिट 3 ये दोनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर के बना हुआ है। तो यूनिट 2 में दो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को पढ़ना है। एक है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है वाटर। इस दो को हमें अब आज के यूनिट में पढ़ना है। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके बताएं कि हाँ पसंद आ रहा है, ताकि मुझे लगे, अगर ऐसा मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों तक अगर ये अच्छा कंटेंट पहुंच रहा है तो मैं इसे जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई शिकायत है तो वो भी कमेंट करके बताएं, तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना। स्टार्ट करने से पहले हाँ, मैं यूनिट लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लें। यूनिट 2, अगर बुक है तो कोई बात नहीं। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और वाटर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जो आज का इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि शरीर में 40 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है, 40 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें 5 चीज़ों से प्राप्त होती है। किससे? 5 चीज़ों से। तो वो 5 चीज़ें क्या है? तो वो 5 चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये चीज़ से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये 5 चीज़ से हमें 40 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे जो टॉपिक है यूनिट 2 में, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स में सिर्फ उस टॉपिक को ही देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टॉपिक को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे जो टॉपिक है यूनिट 2 का है वो है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एंड फाइनली यूटिलाइजेशन। क्या समझते हैं हम इन सारे पॉइंट से क्या समझते हैं? तो डाइजेशन जो है, ये डाइजेशन हो गया जब हम फूड को आगे हम लोग देखेंगे, जब हम फूड को माउथ में लेते हैं तो फिर ये स्टमक तक जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ से स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन हो गया। फिर डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? तो एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर एब्जॉर्ब फूड का जो है वो यूटिलाइज कर लिया जाता है। किसके द्वारा? तो शरीर के द्वारा। तो डाइजेशन, जब कोई भी खाना पचता है पेट के अंदर जाके, एब्जॉर्प्शन पचने के बाद जब वो उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विलाई होता है, इसके द्वारा उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फाइनली यूटिलाइज किया जाता है उस अब्जॉर्ब किए हुए फूड को, और फिर ब्लड तक
पहुंचने में और फिर उससे उस न्यूट्रिएंट्स का हमारे हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही यूटिलाइजेशन है। आगे हम ये सब का चर्चा करेंगे। तो डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन में हम लोग अब एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लेते हैं। आगे डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले समझ लीजिए। जब हम कोई भी खाना लेते हैं तो वो सबसे पहले हम अपने माउथ में लेते हैं, वो सबसे पहले हम अपने माउथ में लेते हैं। माउथ के बाद माउथ में कुछ देर रहता है, चबाते हैं, फिर वो ओएसोफेगस होते हुए कहाँ पहुंचता है, तो स्टोमैक में पहुंचता है। ठीक, वो ओएसोफेगस होते हुए स्टोमैक में पहुंचता है। उसके बाद फिर वहाँ से वो हल्का फल्का पचता है। याद रखिएगा कि स्टोमक में खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। स्टोमक मेनली प्रोटीन को पचाने का काम करता है। जो मैं जितना भी वर्ड बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान दें कि माउथ में थोड़ी देर के लिए हम रखते हैं फूड को, जिसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। फिर वो ओएसोफेगस क्या हुआ, तो माउथ और मुंह और पेट के बीच में जो नली है लंबा सा, उसे हम लोग ओएसोफेगस कहते हैं। तो ओएसोफेगस होते हुए स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक में खाना पूरी तरीके से नहीं पचता है, ध्यान देंगे। स्टोमक में ये चीज़ है कि प्रोटीन अच्छे तरीके से पच जाता है। उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा जाता है कि खाना पूरी तरीके से पच भी जाता है और एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। और फिर वहाँ से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसे सोख लिया जाता है, जो एक्सेस वाटर है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में सोख लिया जाता है। और फिर ये जाता है कहाँ पे, रेक्टम होते हुए ये पहुँचता है एनस में, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। और फिर यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये है पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कहाँ जाता है, सबसे पहले जाता है माउथ में। ठीक, फिर कहाँ जाता है, तो माउथ के बाद स्टोमक में जाता है। तो माउथ से स्टोमक में जाने के लिए एक नली है जिसको ओएसोफेगस बोलते हैं। स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाता है। और फिर एनस होते हुए क्या होता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। अब यहाँ सोचने की कुछ और बातें हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जो हम क्या करेंगे अभी डिस्कस करते हैं। मैं रेज करता हूँ, टाइम ज़्यादा जाता है। तो याद रखने वाली बात क्या है, तो माउथ में चलते हैं। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, माउथ में। माउथ में होता है सलेवरी एमाइलेज, नोट करेंगे। माउथ में होता है सलेवरी एमाइलेज। ठीक, माउथ में सलेवरी एमाइलेज होता है, जो खाना को क्या करता है कि हल्का फुल्का ब्रेक डाउन करता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप खाना को चबाएं तो वो लंबे समय तक चबाएं, ताकि ये फ्रुक्टोज में तब्दील हो सके आसानी से। तो माउथ में सलेवरी एमाइलेज होता है, जो भोजन को हल्का फुल्का पचाने का पचाने का काम माउथ से ही शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत कम ये सलेवरी एमाइलेज उसमें योगदान देता है। जो हमारे बुक में, ऐसे तो बहुत डीप है डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन जो हम लोगों को हल्के में जानना है बस मैं वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं चलता हूँ स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है इसे भी आप लोग नोट करेंगे। स्टोमक में होता है गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक में होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक, स्टोमक में होता है पेप्सिन। याद रखेंगे, इतना जितना मैं लिखा रहा हूँ नोट करते जाइए। गैस्ट्रिक जूस, इसमें होता है पेप्सिन। तो गैस्ट्रिक जूस और पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। गैस्ट्रिक जूस जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, जो खाना को क्या करता है, खाना को बनाता है एसिडिक। गैस्ट्रिक जूस खाना को एसिडिक बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इतना याद रखेंगे, मतलब पेट में HCl होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। पेट में पेप्सिन होता है एंजाइम, जो कि प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
इम्पॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखते हैं कि यहाँ कुछ पाया जाता है। सबसे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज से निकल के पैनक्रिएटिक जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है। आगे हम लोग देख रहे हैं, स्लाइड में देखते हैं, लेकिन अभी आप लोग नोट डाउन कर लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या मिलेगा, आप लोग लिख लें या फिर याद कर लें, मन में रख लें। तो यहाँ मिलेगा पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ मिलेगा पैनक्रियाटिक जूस, मतलब पैनक्रियाज से जो जूस आ करके यहाँ पे स्टोर होता है वो पैनक्रियाटिक जूस कहलाता है। दो एंजाइम है इसके अलावा, एक होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ये भी काम करता है प्रोटीन को पचाने का, और एक होता है लिपेज जिसको हम लाइपेज भी बोलते हैं। लाइपेज का इंपॉर्टेंट वर्क है, ये फैट को पचाने का काम करता है। कौन? लाइपेज। नोट डाउन कर लेंगे कि लाइपेज फैट को पचाने का काम करता है। लाइपेज फैट को पचाने का काम करता है। ट्रिप्सिन जिसमें भी सीन लगा हुआ है, चाहे पेप्सिन में सीन लगा है, ट्रिप्सिन में सीन लगा है, याद रखेंगे ये सब प्रोटीन को पचाता है, जबकि लाइपेज जो है वो फैट को पचाता है। इसे ध्यान में रखेंगे, लाइपेज फैट को पचाता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बस इतना ही जानना है। माउथ में सलाइवरी एमाइलेज मिलेगा, स्टोमक में आपको गैस्ट्रिक जूस और पेप्सिन मिलेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पैनक्रियाटिक जूस मिलेगा, ट्रिप्सिन और लाइपेज मिलेगा। लाइपेज का काम क्या होता है? फैट को पचाना। पेप्सिन और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को पचाना। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हम कुछ डायग्राम देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोई भी निवाला हम लोग माउथ से लेकर के जाते हैं, ये माउथ में गया, फिर ये लंबा सा जो देख रहे हैं नली, ये है ओइसोफेगस। ये क्या है? ओइसोफेगस। और ये ओइसोफेगस होते हुए पहुंच गया खाना कहाँ पे? पेट में। पेट में होता है गैस्ट्रिक जूस। पेट में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे खाना, और अभी हमने आपसे क्या बताया था, आप नोट डाउन कर लें, मैं आपको लिख कर यहाँ देता हूँ। माउथ में क्या होता है? माउथ में होता है सैलिवरी एमाइलेज। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या हो जाएगा? HCl आ जाएगा। क्या चीज? HCl, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसमें क्या आ जाएगा? स्टमक में एक और चीज़ है, वो आ जाएगा आपको पेप्सिन, जो प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को बचाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कहाँ? यहाँ देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से यहाँ खाना है, यहाँ ये खाना है। अब ये यहाँ से ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआत में पहुँचेगा, ऐसे करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआत में पहुँचेगा। तो यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे, एक इमेज है यहाँ पे, वो है पैनक्रियाज का। किसका? पैनक्रियाज का। ये एक जूस सिक्रेट करता है, जो जो जूस यहाँ पे आकर के जमा हो जाता है। तो ये पैनक्रिया का जूस यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जमा होता है, और यहाँ आकर के ये भोजन में मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ जूस है, कुछ एंजाइम है जिसे आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो पैनक्रियाटिक जूस, दूसरा ट्रिप्सिन, और तीसरा लाइपेज। ये चीज़ आपको इस स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एरिया में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, लाइपेज फैट को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर यहाँ डाइजेशन होने के बाद ये आप लोग लार्ज इंटेस्टाइन को नहीं देखना है। लार्ज इंटेस्टाइन ये है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। मैं अच्छे से आपको कवर कर दूँ, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। इसके अंदर जाकर के ये जो आया है ना, ये मैं इसे दूसरे कलर से करता हूँ। ये जो आया है, ये लाइन, ये इसके अंदर से, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से निकला, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो मैंने जो अभी ये डायग्राम यहाँ पे शो करा है ना, ये देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे है, इसके अंदर से आया है कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो धोखा नहीं खाना है, अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे आपको पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन और लिपेज मिलेगा। ये सब से मिलने के बाद खाना इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत लंबे समय तक रहता है, और फिर यहाँ से एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर ऐसे करते हुए रेक्टम होते हुए ये एनस से बाहर आता है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस। इसमें आपको जानने की बात क्या है?
हाँ, जो कंफ्यूज करता है, जानने की बात क्या है, जानने की बात है माउथ में सैलिवरी माइलेज, पेट में आ गए तो गैस्ट्रिक जूस, पेट में आ गए तो पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है तो HCl, इतना ध्यान रखना है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए तो वहाँ हमें मिलेगा पैनक्रियाटिक जूस। ऐसा नहीं कि पैनक्रियाटिक जूस है तो वो पैनक्रिया में मिलेगा, नहीं, पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, सिक्रेट होगा पैनक्रियाज से लेकिन स्टोर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन मिलेगा जो प्रोटीन को पचाता है, लिपेज मिलेगा या लाइपेज मिलेगा जो फैट को पचाता है। बस इतना ही जानना है आपको इसमें। एक और चार्ट और बेटर तरीके से समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ देखिए, यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ज़रा देखिए, ये फूड है, माउथ में गया, माउथ से स्टमक में आया, माउथ में मिलेगा सलाइवा, ठीक। और यहाँ पे फूड रेड्यूस्ड इन साइज, यहाँ खाना छोटा हो जाता है। क्यों, तो चबाते चबाते और पार्टली डाइजेस्ट होता है, थोड़ा मोड़ा ये डाइजेस्ट होता है। उसके बाद खाना आ गया कहाँ, स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या है तो HCl, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नहीं दिया हुआ है लेकिन आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, पेप्सिन, ठीक। कितनी बार अब तो याद हो गया होगा, ठीक। और स्टमक में क्या होता है तो फूड मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस, भोजन जो है वो गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होता है। और प्रोटीन जो है यहाँ पे पार्टली ब्रोकन डाउन बाय पेप्सिन, और पेप्सिन यहाँ लिखा हुआ है, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर लिया जाता है, मतलब पचा लिया जाता है प्रोटीन, पेप्सिन के द्वारा। यहाँ पेप्सिन देख लें, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन को पचा लिया जाता है। कहाँ पे तो स्टमक में। फिर खाना आगे की ओर ट्रेवल करता है और पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे क्या मिलेगा, पैनक्रियाटिक जूस मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, बाइल जूस मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटेस्टाइनल जूस मिलेगा। सब कुछ यहाँ जितनी बात आपसे कही है ध्यान में उतना ही रखना है। क्या क्या मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाटिक जूस मिलेगा, ट्रिप्सिन मिलेगा, लिपेज मिलेगा, ठीक, जरूरी ये है। फिर होता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। कहाँ पे, स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस चीज़ में तो ग्लूकोज में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च को ग्लूकोज में क्या ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। कहाँ पे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चीज़ होता है, स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने आपसे कहा था कि वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक, वो एनस के द्वारा सिक्रेट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको दो दो डायग्राम में बना करके दिखा दिया। आप लोग आई होप कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट देखिए तीन चीज से मिलके बना है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। एक है कार्बन, इसलिए इसको कार्बो बोलते हैं। हाइड्रेट मतलब एक है हाइड्रोजन, ठीक है, और एक है ऑक्सीजन। इस तीन चीज से मिलकर के बना है कार्बोहाइड्रेट। किस किस चीज से मिलकर बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये तीन चीज से कार्बोहाइड्रेट मिलकर के बना है। दूसरी बात जो जानने के लिए है वो ये कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा प्लांट फूड में। कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कहाँ पे, प्लांट फूड में। कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलेगा, प्लांट फूड में मिलेगा। तो प्लांट फूड में ये कौन सा रूप धारण करके बैठा है, ऐसा नहीं चाहिए कार्बोहाइड्रेट बैठ गया, नहीं। प्लांट फूड में इसका कुछ रूप है, इस रूप में आपको दिखेगा जो आप देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या, देखिए जो आप लोग हमेशा देखते हैं, एक हो गया शुगर, एक हो गया स्टार्च, और एक हो गया फाइबर। इस तीन रूप में ये कार्बोहाइड्रेट जी महाराज मिलते हैं प्लांट फूड में। एक शुगर के रूप में, एक स्टार्च के रूप में और एक फाइबर के रूप में। अब अलग अलग
प्लांट को हम कंज्यूम करते हैं एज ए फूड, किसी से हम शुगर लेते हैं, अगर हम कोई ग्रेन खाए स्टार्च लेते हैं, अगर कोई हम फाइबर वाला ग्रेन खाए तो हमें फाइबर मिलता है। बस जानने के लिए ये जानना है कि ये तीनों चीज़ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए, मुझे आशा है कि मैं आपको सही तरीके से समझा रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब है कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट आपको इस 3 गुप्त रूप में मिलेगा, शुगर, स्टार्च और फाइबर। अब आगे है कि कार्बोहाइड्रेट बनता किस चीज़ से है, किस चीज़ का बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बना किस चीज़ का होता है वो नोट डाउन कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बना होता है, ग्लूकोज का बना होता है, फ्रुक्टोज का बना होता है और ग्लैक्टोज का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बना होता है, फ्रुक्टोज का बना होता है और ग्लैक्टोज का बना होता है। अभी हमने इससे पहले क्या कहा था, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलते हैं। अब यहाँ पे है कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से मिलकर बनते हैं। क्या है कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज से बनता है, फ्रुक्टोज से बनता है और ग्लैक्टोज से बनता है। आगे देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से कैसे बनता है, फ्रुक्टोज से कैसे बनता है, ग्लैक्टोज से कैसे बनता है। चलिए देखते हैं, देर क्या करना। तो अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो जैसे हम टेबल शुगर जानते होंगे आप लोग। टेबल शुगर क्या होता है, टेबल शुगर होता है चीनी। टेबल शुगर क्या होता है, चीनी, जो हम लोग रोज खाते हैं। टेबल शुगर ये भी क्या है, ये भी है कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम में पूछता है कि टेबल शुगर क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। टेबल शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का, अगर ये दोनों चीज़ को हम बना दें तो बन जाता है क्या, टेबल शुगर। टेबल शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से मिलकर के बना है, ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से और ग्लैक्टोज से। यहाँ पे टेबल शुगर कार्बोहाइड्रेट है और ये बना है ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से। लेकिन कैसे, दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर कर, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का, दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, तो चीनी बना रहा है। तो जब पूछे चीनी में क्या होता है, तो चीनी में याद रखिए कि एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज होता है, तो बन जाता है वो टेबल शुगर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं चीनी। दूसरा क्या है, स्टार्च। अभी हमने कहा क्या था कि स्टार्च, स्टार्च रूप है। स्टार्च क्या है, रूप है। किसका रूप है, तो कार्बोहाइड्रेट का रूप है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट बनता किस चीज़ से है, अभी मैंने आपसे कहा था कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज से, फ्रुक्टोज से और ग्लैक्टोज से। तो अब स्टार्च में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का क्या मात्रा है वो देख लीजिए। स्टार्च में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का क्या मात्रा है वो देख लीजिए। स्टार्च में आपको मिलेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, इस तरीके के ढेर सारे ग्लूकोज होंगे और सबके बीच में एक एक बॉन्ड होगा। ऐसे करके कुछ बॉन्ड ऐसे आ गया, यहाँ पे भी आपको मिलेगा ग्लूकोज, कुछ बॉन्ड मानिए इधर चला गया, यहाँ भी आपको मिलेगा ग्लूकोज, फिर कुछ बॉन्ड यहाँ चला गया, यहाँ भी आपको मिलेगा ग्लूकोज। इस तरीके से जो बॉन्ड चलता जाएगा और सिर्फ ग्लूकोज एक दूसरे से मिलता जाएगा, इसे फ्रुक्टोज नहीं चाहिए, इसे ग्लैक्टोज नहीं चाहिए। स्टार्च बोलता है कि मैं रहूँगा तो सिर्फ और सिर्फ ढेर सारे ग्लूकोज के साथ। जब ढेर सारे ग्लूकोज आपस में स्ट्रेट लाइन वाला बॉन्ड बनाते हैं तो बन जाता है क्या, स्टार्च। तब क्या बन जाता है, स्टार्च। तो हम समझ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में है और किस चीज़ से बना है, ग्लूकोज से। स्टार्च किस चीज़ से बना है, ग्लूकोज से। एक दूसरे के साथ जोड़ करके, ज्वाइंट करके, गठबंधन करके स्ट्रेट लाइन में इसका ज्वाइंट है। इसका बॉन्ड किस लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है। तो इस तरीके का जब आपको डायग्राम मिल जाएगा, इस तरीके का जब आपको डायग्राम मिल जाएगा, समझिए ये क्या है, स्टार्च है। इससे पहले हमने देखा था क्या,
टेबल शुगर का डायग्राम कैसा होगा? तो एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के बीच जब दोस्ती हो गई तो वो टेबल शुगर हो गया। ढेर सारे ग्लूकोज के बीच अगर दोस्ती हो गई, लेकिन ये बॉन्ड का ख्याल रखिएगा कि बॉन्ड यहाँ पे कैसा है, लंबा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है और लंबा है, सीधा सीधी स्ट्रेट लाइन में है, तो स्टार्च हो गया। अब एक और फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट मिलता है और वो क्या है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज की जब हम बात करें, सेल्यूलोज क्या है पहले जान लीजिए। सेल्यूलोज है फाइबर। सेल्यूलोज क्या है? फाइबर है। तो सेल्यूलोज क्या है? फाइबर है, इतना याद रखना है बस। सेल्यूलोज में भी ढेर सारे ग्लूकोज होते हैं, एक ग्लूकोज हो गए, दो ग्लूकोज हो गए, ये सब मिल करके सेल्यूलोज बनाते हैं। ढेर सारे ग्लूकोज मिल करके सेल्यूलोज बनाते हैं। ढेर सारे ग्लूकोज मिल करके क्या बनाते हैं? सेल्यूलोज बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। लेकिन अंतर क्या है? ढेर सारे ग्लूकोज मिल करके तो स्टार्च भी बनाते थे, ढेर सारे ग्लूकोज मिलके स्टार्च भी बनाते थे, तो ढेर सारे ग्लूकोज मिलके सेल्यूलोज बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा? अंतर है, अंतर है दोनों के बीच के बॉन्ड का। दोनों के बीच का बॉन्ड ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो गया तो वो स्टार्च हो गया, वो क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि दोनों के बीच का बॉन्ड होता है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक, ऐसा, ऐसा, ऐसा। अगर इस तरह के से बॉन्ड हो अलग अलग ग्लूकोज के बीच तो उसे हम लोग कहेंगे सेल्यूलोज। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट समझ लिया। कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को समझा हम लोगों ने। कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट तीन तरीके से मिलते हैं प्लांट फूड में। शुगर के फॉर्म में जो हम लोग टेबल शुगर खाते हैं, स्टार्च के फॉर्म में मिलते हैं और फिर फाइबर के फॉर्म में मिलते हैं। और हम लोगों ने जाना कि इस सारे रूप में, ये इतने रूपों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन बनता किस चीज़ से है? तो हम लोगों ने देखा कि शुगर जब बनेगा तो क्या रहेगा? ग्लूकोज रहेगा प्लस फ्रुक्टोज रहेगा। स्टार्च जब बनेगा तो ढेर सारा ग्लूकोज रहेगा लेकिन बॉन्ड सीधा रहेगा, बॉन्ड क्या रहेगा? सीधा रहेगा। और जब फाइबर बनेगा तो ग्लूकोज से ही मिलेगा, लेकिन इसके बीच का बॉन्ड कैसा होगा? तो टेढ़ा होगा। तो बस अभी हम लोगों ने इतना सीखा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके के होते हैं जो हमारे शरीर के हिसाब से बताया गया है। तो फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा फिर से दो तरह का, दो तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। एक होता है अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से तो सुनिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एक होता है अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट क्या है सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट वो है जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है आसानी से, अच्छे तरीके से, वो अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है। जो कार्बोहाइड्रेट, जिस सोर्स से हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो हमारे शरीर में डाइजेस्टेबल होता है, वो हमारे शरीर में डाइजेस्टेबल होता है, तो वो हो गया अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे शरीर में नॉन डाइजेस्टेबल होता है वो हो गया नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। तो डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? जितना भी धान हो गया, मिलेट हो गया, रूट हो गया, ट्यूबर्स हो गया, हनी हो गया, जगेरी हनी जो होता है, ये सब क्या है? आसानी से हमारे शरीर में पच जाता है, तो अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट हो गया जैसे फाइबर। फाइबर जो हमारे शरीर में नहीं पचता है तो वो नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट हो गया। चलिए अब हम अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ और जान ले। किसके बारे में? तो अवेलेबल, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर हम और जानें तो वो क्या होगा? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोगों को मिलता है। ये स्टार है, ठीक है, इसे आप स्टार बना लीजिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में
4 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोगों को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो क्या होगा। तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो हमारे शरीर में प्रोटीन, अगर प्रोटीन है और फैट है, ये सब अपना काम छोड़ करके कार्बोहाइड्रेट का काम करना शुरू कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो फ्यूल है, ये शरीर को क्या देता है, एनर्जी देता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, प्रोटीन जो कि बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, अर्ली लेक्चर में हमने जाना, फैट भी जो कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये सब अपना काम छोड़ करके क्या करना शुरू कर देंगे, तो एनर्जी देने का काम करेंगे, फ्यूल बन के अपने आप को तोड़ तोड़ के फ्यूल बनाएंगे ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिले। और हम जो मेन काम है बॉडी बिल्डिंग का वो छोड़ देगा, फैट प्रोटेक्शन का काम छोड़ देगा और कार्बोहाइड्रेट का काम करना शुरू कर देगा। तो हम एनर्जी तो लेंगे लेकिन शरीर हमारा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है फ्यूल, फ्यूल है हमारे शरीर में, एक फ्यूल की तरह काम करता है एनर्जी देने के लिए। अगर ये नहीं रहे तो हमारे शरीर में बचेगा प्रोटीन, कुछ हद तक बचेगा फैट, ये सब जो अपना मेन काम है उसे छोड़ देंगे और कार्बोहाइड्रेट वाला काम एज ए फ्यूल शुरू कर देंगे अपने आप को तोड़ तोड़ के। तो हमारे शरीर को एनर्जी तो मिलेगा लेकिन हमारा शरीर क्या होगा, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाएगा, बॉडी नहीं बन पाएगा, हमारा शरीर प्रोटेक्टिव नहीं हो पाएगा फैट के वजह से। ये रीज़न हो जाएगा। अब चलिए यूटिलाइजेशन ऑफ फैट की बात करें तो अगर प्रेजेंस रहे कार्बोहाइड्रेट ना रहे तो सॉरी, फैट का तो हमने बता ही दिया, आगे उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का अगर हम डाइजेशन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट का अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें और यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन की बात करें तो सलाइवा जो हमारे माउथ में होता है, हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, ये सलाइवा क्या करता है, इसके पास अमाइलेज होता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है एमाइलेज। और ये एमाइलेज क्या करता है, हमारे फूड में मिक्स हो जाता है और फूड को वो तोड़ता है। ठीक है, वो क्या करता है, फूड को तोड़ता है। याद रखिएगा, ये जो फूड होगा वो कुक्ड होना चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो पका हुआ कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में होना चाहिए। उसे सलाइवा अमाइलेज की मदद से, जिसको कि हम सलेवरी अमाइलेज कहेंगे, ठीक है, जिसे हम सलेवरी अमाइलेज कहेंगे, उससे उस पके हुए भोजन को आसानी से तोड़ देता है। तोड़ने के बाद माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, फिर पेट में जाकर के आगे का प्रोसेस तो हमने आप लोगों से डिस्कस पिछले वीडियोस में कर ही लिया है, तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हमने पैनक्रियाज के बारे में कहा कि अच्छा, एक और चीज़ जान लीजिए आप कि नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इन स्टोमक, कि स्टोमक में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट को पचा सके। स्टोमक में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट को पचा सके। ठीक, वो कहाँ मिलेगा, तो वो पैनक्रियाज से जो जूस निकलता है और वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो वहाँ जा कर के ये सारा काम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है जो एग्जाम के लिए है वो मैं आपको बता दूं कि इन दी बॉडी ग्लूकोज बर्न टू रिड्यूस एनर्जी। इसको आप नोट डाउन ही कर लें कि इन दी बॉडी ग्लूकोज बर्न्ड टू रिड्यूस व्हाट, एनर्जी। ठीक, ग्लूकोज बर्न होता है ताकि वो एनर्जी को क्या कर सके, सॉरी माफ़ करिए, रिलीज नहीं, टू रिड्यूस नहीं, टू रिलीज। ग्लूकोज बर्न होता है ताकि वो एनर्जी को क्या कर सके, रिलीज कर सके। इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट का आना स्वाभाविक है। अगर कुछ भी जलेगा,
आग की तरह, अगर अगर आग की तरह कुछ भी जलेगा तो वहाँ पे हीट आएगा। जब ग्लूकोज जलता है एनर्जी देने के लिए तो हीट उत्पन्न होती है, हमारा शरीर क्या होता हो जाता है, हीट होता है, गर्म होता है। इसलिए हमारे शरीर का क्या है कि एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है। और वो टेम्परेचर क्यों रहता है, हम बोलते हैं ना कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है या 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये टेम्परेचर जो हमारे शरीर का है ये इसी वजह से है कि ग्लूकोज जब बर्न होता है, ग्लूकोज जब जलता है एनर्जी देने के लिए तो हमारा शरीर में क्या आता है, हीट आता है। तो इतना जानना था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं बता दूं कि जब ग्लूकोज की मात्रा, जब ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। जब ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जितना यूटिलाइज हम करते हैं वो यूटिलाइज तो हम मानिए इतना यूटिलाइज कर लिए, ये सारा यूटिलाइज कर लिए। अब बचा हुआ इतना जो ग्लूकोज है वो एज ए ग्लाइकोजेन, एज ए ग्लाइकोजेन याद रखिएगा, एज ए, अच्छे से मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, एज ए ग्लाइकोजेन स्टोर कर लिया जाता है। किसके द्वारा, तो लीवर के द्वारा स्टोर कर लिया जाता है। जब जितना ज़रूरी है उतना ग्लूकोज अगर हम लोग यूटिलाइज कर लिए तो बचा हुआ जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर कर लिया जाता है। और जब ये इस तरीके से ग्लाइकोजेन नहीं बन पाता है ना, हाँ, ये ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर हो गया और लीवर में स्टोर हुआ तो जब बाद में कभी ग्लूकोज हम बाहर से ज़्यादा नहीं लिए, जब बाद में हम कभी भी ग्लूकोज बाहर से ज़्यादा नहीं लिए तो ये जो ग्लाइकोजेन है लीवर में मौजूद, जब जो ग्लाइकोजेन है ये ग्लूकोज बन के हमारे शरीर को क्या करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन जब ग्लूकोज ग्लाइकोजेन नहीं बन पाता है, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजेन नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाता है। क्योंकि शुगर की मात्रा ज़्यादा हो गया, ग्लाइकोजेन बन नहीं पाया स्टोर होने के लिए तो ब्लड शुगर ज़्यादा हो गया। और ब्लड शुगर को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज। ब्लड शुगर को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। एम आई राइट, आप लोग एक बार गूगल पे चेक कर लेंगे कि क्या डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है या नहीं। आई हैव सम डाउट अबाउट दिस, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, गूगल सर्च करके पता कर लेंगे। चलिए, कार्बोहाइड्रेट का काम हो गया तमाम, जितना भी इसका ऑपरेशन करना था हम लोगों ने कर दिया, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कार्बोहाइड्रेट से निकालना था हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा वाटर को पढ़ लेते हैं। किसे, वाटर को, वाटर की बारी आई। वाटर दो चीज़ से बना हुआ है, एक है क्या, हाइड्रोजन, एक है हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बन जाता है H2O और यही है हमारा पानी। यही क्या है हमारा, पानी। तो पानी को भी हम एज ए फूड रेफर करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर भी क्या है, वाटर भी क्या है, तो फूड है। वाटर भी क्या है, भोजन है। ऐसा नहीं कि वाटर कुछ भी नहीं है, वाटर भी भोजन है। क्यों, क्योंकि वाटर में होता है ढेर सारे मिनरल्स, वाटर में होता है ढेर सारे मिनरल्स, इसलिए वाटर भी क्या है, फूड है। इस बात को ध्यान में रखना है। उसमें क्या क्या हो जाएगा मिनरल्स में, तो सोडियम होता है, पोटासियम होता है, ये सब पानी में पाया जाता है जो हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। इसलिए वाटर क्या है, फूड है। वाटर क्या है, फूड है, मतलब भोजन है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट वाटर के लिए क्या है, वाटर जो है एडल्ट में, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला पूछा जाता है कि एडल्ट में वाटर होता है 60%। और जो इन्फेंट चाइल्ड होता है, जो इन्फेंट नवजात शिशु जिसको कहेंगे, उसमें 70% क्या होता है, वाटर होता है। वाटर मीडियम है किसका, तो ब्लड का। ब्लड भी इन अ लिक्विड फॉर्म पाया जाता है तो उसमें भी वाटर चाहिए ताकि ब्लड का फ्लो हो सके। ठीक,
वाटर का काम क्या होता है? तो नेक्स्ट काम वाटर का होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। वाटर हमारे शरीर के तापमान को हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है? तो मेंटेन करता है। क्या करता है? तो मेंटेन करता है। वाटर के बारे में ये भी जानना है। और एक पॉइंट है, वाटर क्या है? तो वाटर यूनिवर्सल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जितना भी मैं बोल रहा हूँ नोट करते जाइएगा। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर क्या करता है? हमारे बॉडी के सेल को मॉइस्ट रखने का काम करता है। वाटर हमारे बॉडी के सेल को मॉइस्ट रखने का काम करता है। हमारा सेल भीगा भीगा होता है वाटर के वजह से, इसलिए वाटर बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। अब हम सोर्स देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने वाटर का फ़ायदा देखा। अब सोर्स ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो हम लोग सॉलिड से भी वाटर ले लेते हैं। ढेर सारे सॉलिड फूड होते हैं, उसमें भी वाटर पाया जाता है। ढेर सारे लिक्विड में तो पानी पाया ही जाता है। लिक्विड में तो पानी पाया जाता है, सॉलिड में भी पानी पाया जाता है। उसके बाद जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें वाटर क्या होता है? बनता है। आपसे हमने एक बात शेयर नहीं की। 3 चीज़ है जब फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जब फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो फूड का यूटिलाइजेशन होता है। फूड का क्या होता है? फूड का होता है यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है? एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। अच्छे से लिख देता हूँ, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। एक हो गया एनाबॉलिज्म, एक हो गया कैटाबॉलिज्म, और एक हो गया, ये दोनों को मिला करके मेटाबॉलिज्म। तो जब एनाबॉलिज्म किसे एनाबॉलिज्म कहेंगे? जब सिंपल सिंपल फूड ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉम्प्लेक्स फूड में। जब सिंपल फूड छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। जब ये बड़े से कॉम्प्लेक्स फूड जब ये बड़े से कॉम्प्लेक्स फूड छोटे छोटे टुकड़े में बट जाते हैं तो ये कैटाबॉलिज्म हो जाता है। और ये दोनों चीज़, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में और सिंपल का कॉम्प्लेक्स में टूटना, दोनों चलता रहा तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और मेटाबॉलिज्म से ही हमारे शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी। क्योंकि मेटाबॉलिज्म के तहत हमारा शरीर सिंपल को कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को सिंपल करके फूड का यूटिलाइज करता रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे वाटर में भी लागू होता है। लॉस्ट ऑफ वाटर, तो हमारे शरीर से वाटर किस किस जगह से बाहर निकलता है वो भी जानना ज़रूरी है। एक तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर से अगर किसी चीज़ से निकलता है सबसे ज़्यादा तो वो स्वेट से निकलता है। ठीक, पसीना से सबसे ज़्यादा पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, वीवीआई, कि पसीना से सबसे ज़्यादा पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। ये भी फालतू का जो अनप्योर वाटर है उसको बाहर निकाल देता है। कुछ जो सब्सटेंस शरीर को ज़रूरी नहीं है उसको लेते हुए। ठीक, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से भी हमारे शरीर का पानी बाहर निकल जाता है। एक्सक्रीटरी से निकलता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलता है और पसीना से सबसे ज़्यादा निकलता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यही था आज के वीडियो में। आज हम लोगों ने यूनिट 2 को पूरी तरह से कवर कर लिया। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छे से अगर लाइक करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद।